हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा, आज से हम लोग आपकी जो नई एक एक्सरसाइज है दैट इज 7.8 स्टार्ट करने वाले हैं और इसी एक्सरसाइज के साथ हम लोग एक नया कंसेप्ट दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन भी स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे थे। इंटीग्रेशन तो कर रहे थे, ठीक है, बट वहां पर इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमें इंटीग्रल मिल रहा था, हमें इंटीग्रेंड को इंटीग्रेशन करने का जो वैल्यू मिल रही थी उसमें हम हमेशा एक चीज लगाते थे प्लस सी, ठीक है। मतलब जो वैल्यू मिल रही थी वो डेफिनेट नहीं थी, ठीक है। सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे हमारा जो इंटीग्रल निकल के आ रहा था, इंटीग्रेशन फंक्शन को करने के बाद वैल्यू निकल के आ रही थी, वो अलग हो सकती थी डिपेंडिंग ऑन सी। बट अभी हमारे पास एक नई चीज आने वाली है दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो एक बार हम जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, या इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, या इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। क्लियर है बात। और बात करें तो ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको पढ़ाने का मकसद था वो स्ट्रेट अवे कहाँ पे लाना था, डेफिनेट इंटीग्रेशन तक लाना था, ठीक है। जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ चुके होंगे तभी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी कर पाएंगे, ठीक है जी। जिस बच्चे को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बढ़िया से आती है, मतलब इंटीग्रेट करना आता है फंक्शंस को, तो वही डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकता है। अगर आप स्ट्रेट अवे इस वीडियो पे पहुंच चुके हैं और इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली। तो आपको पहले जो अपने कंसेप्ट्स हैं रिगार्डिंग द इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार आप लोगों को बोला जाए कि भाई यार ये रेक्टेंगल है, इसका क्या बताइए, इसका एरिया बताइए, तो आप क्या बताओगे? इट विल बी x इंटू वाई। हमारे पास एक डिफाइंड क्या है, फॉर्मूला है फॉर दैट। आपसे बोला जाए एक सर्कल है सर, इस सर्कल का रेडियस r है, आपसे बोला जाए इसका एरिया बताओ, तो आप बोल दोगे एग्जैक्टली इसका एरिया कौन दे देगा, पाई आर स्क्वायर। मतलब अप्रोक्सीमेशन में भी फिर भी एग्जैक्टनेस के साथ थोड़ा बहुत देगा, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया दे देगा, ठीक। उसी तरीके से आपका एक ट्राइंगल है, आपको इसका परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, दैट इज हाइट गिवन है, और ये आपका क्या है, बेस है। तो इसका एरिया आप बोल दोगे हाफ बेस इनटू हाइट करके, ठीक है। बट अगर कुछ आपको इस तरीके का फिगर मिले और आपसे बोला जाए भाई इसका क्या निकालो, एरिया निकालो, इज देयर एनी फॉर्मूला फॉर दैट? इसके लिए कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा आज तक? नहीं पढ़ा। तो कुछ ऐसे ही अतरंगी फिगर्स के एरिया जहां पर आपको पता नहीं कि भैया कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है, तो उनका एरिया निकालने के लिए हेल्प कौन करता है? आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको इसको क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आपका कोई फंक्शन fx है, ठीक है जी, देयर इज अ फंक्शन fx। तो ये जो फंक्शन fx है, अगर हम बोले ये और हमारी x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस एक एरिया कवर कर रही है, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं a और इस पॉइंट को ले लेते हैं यहां से b। इसका मतलब जो fx है, fx की मैंने डोमेन क्या कर दिए, रेस्ट्रिक्ट कर दिए। हमने इसकी डोमेन बोली fx वैल्यू कहां से लेगा, a से लेकर b तक वैल्यू लेने वाला है, ठीक है। मैथमेटिकली हम इसी बात को कहेंगे ना, आपने रिलेशन फंक्शन पढ़ रखा है, फंक्शन में हम ये तो बोलते थे a से लेकर b तक आप इसमें वैल्यू डाल सकते हो। तो अब हम बात कर रहे हैं fx फंक्शन और x एक्सिस a से b के बीच में कितना एरिया कवर कर रहा है, ये हम निकालने के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है जी। तो उसको कैसे निकाला जाए? तो कुछ व्यक्ति आए, उन्होंने बोला ऐसा करो, इसको तुम क्या करो, ऐसे दो ट्राइंगल में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सॉरी दो रेक्टेंगल में डिवाइड कर दो। किसमें डिवाइड कर दो आप इसको? दो रेक्टेंगल में आप इसको डिवाइड करिए। तो आपने इसको दो रेक्टेंगल में जब डिवाइड करा तो आपसे बोला गया आप ऐसा करो, एक इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो और एक इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, ठीक है जी। जब हम ये रेक्टेंगल मान लेते हैं आपका दिस वन, ये रेक्टेंगल निकलेगा और ये रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा, हमने बोला यही इसका एरिया है, बट इसमें हमने देखा कौन सा एरिया छूट गया, आपका इतना एरिया छूट जाएगा, वो तो आएगा नहीं ना। तो इसका मतलब आपका जो मेजरमेंट है वो करेक्ट आने वाला नहीं है। तो हमने कहा यार ऐसा करते हैं, इसको तीन रेक्टेंगल में डिवाइड कर देते हैं। कितने रेक्टेंगल में डिवाइड कर देते हैं? आपका तीन में डिवाइड करते हैं। जब हमने इसको तीन में डिवाइड करा तो देखो क्या होगा, तीन में डिवाइड करने के बाद अब जो एरिया आएगा तुम्हारा वो कुछ ये आएगा, मतलब इतना पोर्शन जो पहले छूट रहा था वो अब कवर अप हो गया, केवल अब इतना ही छूटेगा। तो किसी ने बोला यार ये सही बात है, रेक्टेंगल में आप डिवाइड करो। ऐसा करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब इसको बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में आप क्या करोगे,
डिवाइड कर दोगे इस तरीके से, ठीक है। अब आपसे बोला गया ये छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का आप एरिया ऐड करो, तो बहुत माइन्यूट सा एरिया इसका बच जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेशन में इस कर्व का और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया ए से लेकर बी के बीच में वो थोड़ा बहुत एग्जैक्टनेस की तरफ जाएगा और एग्जैक्ट एरिया आपका निकल रहा होगा, ठीक है जी। तो जो ये एरिया निकालने की कवायद है, जो एरिया निकालने का हम प्रोसेस कर रहे हैं, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। हम ये एरिया निकाल कैसे रहे होते हैं, हम इस पूरे एरिया को इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक साथ ला रहे हैं, पूरा का पूरा। इंटीग्रेट करना मतलब एक साथ लाना, ठीक है। तो पूरे के पूरे एरिया को क्या कर रहे हो आप, साथ में ला रहे हो। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इंटीग्रेटिंग है। कहां से कहां तक कर रहे हो, ए से लेकर बी तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो। क्लियर हो रही बात आपको। तो आप एक्चुअल में जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे होते हो, आप क्या निकाल रहे होते हो, एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे होते हो। अभी चैप्टर नंबर 8 आने वाला है जहां पर हम एरिया निकालना ही सीखेंगे। हमें फंक्शन दिया होगा, आपसे बोलेगा फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। वो जो फंक्शन होगा उसका आपको क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा उसके और एक्स एक्सिस के बीच में या वाई एक्सिस के बीच में, कुछ भी हो सकता है। तो वो हम वहां पे करेंगे, बट यहाँ पर हम पहले सीख लेते हैं कि निकालते कैसे, इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये चीज मुझे क्या दे रहा है, इसको, ये जो एरिया निकला, ठीक है, ये जो एरिया मेरा निकला है बेटा, वो कैसे निकला, जब मैंने एफ एक्स को क्या करा, इंटीग्रेट करा ए टू बी, ठीक है। ए और बी इस फंक्शन की क्या कहलाई जाती है, लिमिट कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, इसकी लिमिट कहलाई जाती है। बी इसकी अपर लिमिट होती है, ए इसकी क्या होती है, लोअर लिमिट। तो हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, इसको इस तरीके से रीड करा जाता है। अब मुझे ये चीज बताओ आप इनको हटाओ यार, जब आप डिफरेंशिएट करते थे साइन एक्स को तो क्या मिलता था, कॉस एक्स, ये भी तो एक फंक्शन था। उसी तरीके से अगर मैं तुमसे बोलूं यार कॉस एक्स को क्या करो, इंटीग्रेट करो, तो क्या मिलता था, साइन एक्स प्लस सी, ये भी तो एक फंक्शन था। तो इसका मतलब जब तुम इसे क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट करो, जब आप इसे क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट करो, तो आपको क्या मिल रहा है बताओ, आपको क्या मिल रहा है, एरिया तो मिल रहा है, एरिया ऑफ दिस पार्ट आपको मिलेगा जो कर्व और ये एक्स एक्सिस बना रहे हैं। इसको क्या मैं बोल सकता हूँ, एरिया फंक्शन। तो हम इसको एरिया फंक्शन से डिनोट कर सकते हैं। ये चीज मुझे क्या दे रहा है, एक एरिया ही तो निकाल के दे रहा है, तो मैंने इसको क्या मान लिया, एरिया फंक्शन मान लिया। बात समझ में आती है आपको, इतनी बात क्लियर है। आप थोड़ा सा ना एओडी की तरफ भी अपना दिमाग लाओ। एओडी में हमें क्या मिलता था, एक प्रॉफिट फंक्शन मिलता था कि हम उसमें वैल्यू डालते थे। मार्जिनल कॉस्ट वाले क्वेश्चन याद आ रहे हैं आपको, तो उसमें आप क्या कर रहे थे, एक्स की वैल्यू कुछ डालते थे, कुछ ना कुछ निकल के आता था। ऐसे ही आपका क्या होता था, आपके पास कुछ ऐसे फंक्शंस आते थे जहां पे आपको ये पता चल जाता था कि वो लेंथ बता रहा है कि कितनी कितनी दूर जाने वाली है, ठीक है जी। तो वैसे यहाँ पर एरिया फंक्शन क्या बताएगा आपको, एरिया अंडर द कर्व। इतनी बात क्लियर है सर आपको। तो अब आप जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, यहाँ पर आपके पास दो थ्योरम आती है, कैलकुलस की डेफिनेट इंटीग्रेशन की दो आपकी थ्योरम आती है। पहली थ्योरम क्या कहती है, पहली थ्योरम ये कहती है कि अगर आप इस एरिया फंक्शन को, ये जो मेरा एरिया फंक्शन है, ये जो मेरा एरिया फंक्शन निकला, इसको अगर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट थ्योरम मेरी क्या कहती है, पहली थ्योरम, मैं अगर अपने इस एरिया फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूंगा, अपने इस एरिया फंक्शन को क्या कर दूंगा बेटा, डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, हाँ, हमें मिलेगा बेटा जी, आपको मिलेगा इसको डिफरेंशिएट करके एफ एक्स फंक्शन मिलेगा ना भाई। देखो ना, एफ एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट करते तो एरिया फंक्शन मिलता है। तो हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ऑपोजिट होता है या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है। इसको इंटीग्रेट करके ये है, तो इसको डिफरेंशिएट करके मिलेगा आपको एफ एक्स, ठीक। यहां पर क्या एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए टू बी होना चाहिए। बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, यहां से ना एक और चीज आप देख सकते हो, अभी तक क्या था, हम जब किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि यार कोई एक फंक्शन है एफ एक्स है, इसको अगर मैं क्या करता हूं, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, एक ये फंक्शन मिलता है, कैपिटल एफ एक्स मिलता है, ठीक है जी। फिर आपसे बोला था अगर आप कैपिटल एफ एक्स को क्या करते हो बच्चे, इंटीग्रेट करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, वापस से एफ एक्स मिलेगा, ये मिलेगा नहीं, प्लस सी। क्या मिलेगा, प्लस सी। ये प्लस सी, इनके बीच में थोड़े से रिश्ते क्या करता था, वेक करता था। बोला यार प्रॉपर तो तू वो फंक्शन दे नहीं रहा, इंटीग्रेट, तेरे को जब डिफरेंशिएट करा तो तेरे को इसने क्या दे दिया, एफ एक्स दिया, बट इंटीग्रेट करता है तो तू एफ एक्स के साथ प्लस सी देता है। बट यहाँ पर ये प्लस सी वाला सारा का सारा सीन खत्म। तो यहाँ पर इनके बीच में जो बॉन्डिंग आप बोल सकते हो, इंटीग्रेशन और डेफिनेट, आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन और जो डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बीच में आप देखोगे कि जो बॉन्ड है थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और आप देखोगे ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है।
इंटीग्रेट करने के बाद ये फंक्शन, डिफरेंशिएट करने के बाद ये फंक्शन, दोनों एक तरीके से एक दूसरे की एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दे रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट करोगे ये फंक्शन मिल जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे वापस से आपका पुराना प्रिमिटिव फंक्शन आपको मिल जाता है। क्लियर हो रही है बात? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका फर्स्ट थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, सेकंड थ्योरम क्या कहती है? सेकंड थ्योरम बड़ी इजी है। आपको क्या करना है, आपको ये तो चलो एरिया वाइज ये थ्योरी आपको थोड़ी बताई गई, इसका इस्तेमाल कहां हो रहा है, आपका 8 चैप्टर में हो रहा है। अभी जो होगा इस्तेमाल वो क्या होने वाला है कि सर मुझे ये जो वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू जो चाहिए थी वो कैसे निकाली जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं एफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज, हम कंसिडर करते हैं एफ एक्स प्लस क्या होगा, सी होगा। अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी है, देन आपका ए टू बी, अगर आप एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हो, यही सेकंड थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है आपका, अगर ए टू बी आप एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हो वो किसके बराबर होगा, इसका इंटीग्रेशन तो निकाल चुके थे ना, एफ एक्स होता है, तो वो किसके बराबर होगा। अब तुम लिमिट अप्लाई करते हो, तुम एक बार एक्स की जगह क्या रख दोगे, बी माइनस एफ ऑफ ए, ये इसके इक्वल होगा। बात समझ में आती है? आपने करा जो आपकी इंटीग्रल वैल्यू आई, फंक्शन को इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आ रही है, इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, आप इसमें करते हो एक बार अपर लिमिट बी रखते हो, फिर उसको माइनस कैसे कर देते हो, ए से लोअर लिमिट रख के। ठीक है जी, इसी चीज को अगर मैं सम अप करूं, आपकी एनसीईआरटी में क्या बात कर रहा है फटाफट से देख लेते हैं यार। क्या बोला जा रहा है, अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स है। ठीक है, अभी तो मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके से, ये आपका कोई एक एफ एक्स फंक्शन है जो ए से बी किसी रीजन का एरिया क्या कर रहा है, बाउंड कर रहा है। ये जो रीजन का एरिया जो बाउंड करा जा रहा है, इसको मैंने एरिया फंक्शन बोला, जो कि किसके बराबर है बच्चे आपका, इट इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के बराबर है नहीं है। देन बच्चे आपका क्या होगा, एक सेकेंड ना, इसमें ये आपका जो हमने एरिया फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, ये क्या देगा आपका, ये देगा, नॉट इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, सो आपका वी हैव डिफाइंड दैट दिस एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस, एक हमने कंडीशन क्या लगाई है कि जो x की वैल्यू होगी किसके किसके बीच में होगी बेटा, a और b के बीच में होगी। तो x एक्सिस ऑर्डिनेट आपसे बोलता है, x एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, a से लेकर b के बीच में होंगे, एंड x बी अ गिवन पॉइंट इन a एंड b, मतलब इंटरवल की बात कर रहा है। तो ये जो चीज गिवन है आपको, दिस विल कॉल्ड एरिया फंक्शन, इसी को हम क्या डिनोट करते हैं, आपका एरिया फंक्शन डिनोट करते हैं। एंड फिर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये चीज आपसे क्या बोल रही है बच्चे आपका, इट इज सेइंग दैट कि भाई आपका ये जो ax है वो क्या दे रहा है, एरिया फंक्शन इसके बराबर होगा, वेयर द फंक्शन एफ इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर आप ये मान के चलोगे कि जो एरिया फंक्शन है वो क्या रहेगा बच्चे आपका, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन द लिमिट a टू b के बीच में। ठीक है, देन आपका क्या होगा, अगर आप जब भी इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या दे देगा आपको, एफ एक्स दे देगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वापस से एरिया फंक्शन मिल जाएगा। सेकेंड जो थ्योरम थी आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, वही क्या बात कर रही है आपका, भाई अगर आप क्या करो एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हो a से b, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, एफ एक्स को अगर इंटीग्रेट करा जाता है तो वो क्या देता है, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी देता है। अगर आप a टू b से इंटीग्रेट करोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा जी, वो बराबर हो जाएगा इसके, दैट इज एफ बी माइनस एफ। ठीक है, इसको लिखने का तरीका है। एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, ये चीज एकदम से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, बात समझ में आ जाती है। करने का तरीका कैसा रहेगा, इसको हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर को, कहां से कहां तक, 2 से 3 के बीच में। तो कैसे करा जाएगा इसको, बड़ा सिंपल वे, आप सबसे पहले क्या करो, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसकी ये किसके बराबर है, i इक्वल्स टू क्या है आपका, 2 से 3 एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे आपका, एक्स क्यूब बाई 3, यहां पर हम c नहीं लगा रहे, यहां पर अब हम c नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। नाउ इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अभी तो मैंने आपको बताया था a से b जो एफ एक्स होता है वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या आता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ये आया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या आया, ये आता है, एफ एक्स आया मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले क्या करते हैं बच्चे आपका, इसको ऐसे लिखेंगे
इसका इंटीग्रेशन ये है, फिर हम क्या लगाते हैं इस तरीके से लिमिट। इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, हमने एक स्क्वायर बॉक्स में लिखा, इसका इंटीग्रेशन ये है, देखो एफ का इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल एफ आया, ठीक है, स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन ये आया, फिर हम क्या करते हैं बी से इसमें लिमिट लगाते हैं, पहले अपर लिमिट लगाई जाती है एफ बी, फिर क्या लगाई जाती है आपकी लोअर लिमिट, इस तरीके से लगाई जाती है। क्लियर है बात? अब यहां पर आप लोग देखोगे, यहां पर भी इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आया, एक्स क्यूब बाय 3 आया, आप लगाओगे अपर लिमिट यहां पे पहले 3 और यहां नीचे 2 लगा दी आपने लिमिट, यहां पर क्या करोगे, सबसे पहले आप एक्स की जगह रख दो 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस, फिर ये 2 लगाओ रखोगे आप, दैट इज 2 का क्यूब अपॉन 3, कितना हो जाएगा बेटा 27 माइनस, काटना मत अभी, नीचे एलसीएम ले लो आराम से, 3 रहेगा, तो कितना हो जाएगा जी आपका 27 माइनस 8, दैट विल बी 19/3। ठीक है, पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। अच्छा, एक बार इसको भी कॉपी कर लेंगे आप लोग, पॉज करके थोड़ा सा, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की और सेकंड क्या कहती है, एंड नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे। चलिए बच्चे, इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हाँ, सेकंड पार्ट है इसका, इसमें आप देखोगे आपको इंटीग्रेट करना है आपके इस फंक्शन को फ्रॉम लिमिट 4 to 9, ठीक है, 4 से 9 के बीच में आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला काम क्या, आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना आना चाहिए। तो फंक्शन चलिए हम लिखते हैं अलग से, तो हमारे पास क्या, रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 होल का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपका असली क्या आता है, इम्तिहान स्टार्ट होता है। क्या है भाई, कि आपसे बोला जा रहा है इंटीग्रेट करो। अब यहाँ पर ये बोल नहीं रहा कि किसी एक्सरसाइज में, इससे पहले क्या होता था, पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती थी, सब्स्टिट्यूशन होती थी, ठीक है, बाय पार्ट चल रहा था आपका पार्शियल फ्रैक्शन था, कुछ स्पेशल फॉर्मुलेस थे, इसके थ्रू आप क्या करते थे, इंटीग्रेट किया करते थे। अब आपको सीधा बोल रहा है भाई इंटीग्रेट करो, तो ये बता नहीं रहा है कि कौन से फॉर्मुले से करना है, अब आपको दिमाग यहाँ पे लगाना है। तो आपने जितने भी मेथड पढ़े एक एक करके सब आप क्या करोगे, चेक करते रहोगे, ठीक है जी। सबसे पहला मेथड आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन, वही तो पढ़ा था आप लोगों ने। तो आप देखो यार, अगर मैं यहां पर x की पावर 3/2 को क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करूंगा, t मान के डिफरेंशिएट करूंगा, क्या रूट x आएगा, चेक कर लो आप। अगर इस पूरे लेट कर लो, लेट 30 माइनस x की पावर 3/2 को अगर आप t मान लेते हैं, इस पूरे को मान लेते हैं, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो 0 हो जाना है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 माइनस, सॉरी 0 माइनस 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 dt ओवर dx। अच्छा, 3/2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1/2। x की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट x ही तो होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका dx इसके इक्वल आ जाएगा बच्चे। ये -2/3 आपने इधर भेज दिया, 2 पर 3 नीचे, और ये x की पावर 1/2 ऐसा नीचे आ जाएगा इंटू dt। तो ये आपका dx आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, इस रूट x की जगह तो आप x की पावर 1/2 लिख दो। चलो इसको थोड़ी देर के लिए, इस पूरे को तुमने क्या मान लिया, t, ये t का स्क्वायर हो गया, dx कितना हो जाएगा, इट विल बी -2/3 x की पावर 1/2 dt। x की पावर 1/2 से x की पावर 1/2 आपका कैंसिल। 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने आपको कहा था क्या होता है, -1/t होता है। तो देखो -2/3 तो बाहर था ही था, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/t हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, t की वैल्यू फाइनली आप सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज t कितना माना था आपने, 30 माइनस x की पावर 3/2 माना था, यही था। तो इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात समझ में आती है। अब आपको तो यार फाइल निकालनी इसकी वैल्यू ना, आई आपका जो है तो ये है 4 से लेकर 9, इसको आपने इंटीग्रेट करना था सर। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह इसका पूरा इंटीग्रेशन क्या निकल के आया, ये निकल के आया सर। तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं जी, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, 2/3 30 माइनस एक्स की पावर 3/2, ठीक है। अब इस पे लगेगी क्या बच्चे, आपकी लिमिट 4 से 9 के बीच में, ठीक है। क्या करोगे, ध्यान से सुनना, क्या करोगे, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, जहां जहां x है वहां क्या रख दो आप, 9 रखो। पहले अपर लिमिट लगाओगे, पहले क्या लगाते हैं अपन लोग, अपर लिमिट लगाते हैं। ये हो जाएगा 2/3
30 माइनस 9 की पावर 3/2, ठीक है, माइनस फिर क्या लगाओगे आप, लोअर लिमिट, जहां जहां x है वहां वहां 4 रख दो, तो 2/3 30 माइनस 4 की पावर 3/2। अब आपको पता होगा 9 क्या होता है एक्चुअल में, 3 का स्क्वायर होता है। 9 क्या होता है आपका, 3 का स्क्वायर होता है। 3 के स्क्वायर से 2 क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाएगा। चलो इसको आगे लिखते हैं, 2 अपॉन, इसको लिख देते हैं 3 इंटू 30 माइनस 9 होता है 3 का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है 3/2, 2 से 2 आपका गया बच्चे, माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 30 माइनस 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 3/2 पावर, 2 से 2 आपका कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल। अब ये 3 का क्यूब कितना होगा, 27, 27, 30 में से 27 का कितना बचा बच्चे आपका, तो 3 इंटू 30 माइनस 27 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 30 माइनस 8, कितना हो जाएगा जी, ऐसा करते हैं 2/3 यार कॉमन निकाल लेते हैं पहले, कॉमन, ठीक है, अंदर ऐसे रखते हैं नॉर्मल। 1 अपॉन कितना, 30 माइनस 27 विल बी 3 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 30 माइनस 8 विल बी 22, ये हो जाएगा 66, 66 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा यार, 60, 6 ही रहेगा एलसीएम, ठीक है। यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर अपन लोग, हाँ जी, ओके मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अरे यार सॉरी, यहां हमने 3 कॉमन निकाल लिया था ना, अच्छा उसकी यादों में रहे हम लोग, फाइन, तो 30 माइनस कितना रहा, 22 रहा, कितना रहा आपका, 22 ही रहेगा, सॉरी 22 रहा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 66 आएगा, सॉरी एलसीएम कितना आएगा आपका 66 आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके 22 माइनस 3, ओके फाइन, इससे कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा 33, 22 में से 3 गया 19 अपॉन 99, आंसर क्या इसका, यही है, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको आप लोग। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका बच्चे, इसमें हमें क्या बोल रहा है, हमें इंटीग्रेट करना है x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 को 1 से लेकर 2 के बीच में। तो सबसे पहले हम सेपरेटली कर लेते हैं, x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 को इंटीग्रेट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर ना इससे प्रीवियस क्वेश्चन में इस पूरे को इंटीग्रेट करके, इसको इंटीग्रेट करके ये आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बार बार कि हम क्या करते हैं, जो हमारा fx होता है अगर उसको इंटीग्रेट करके क्या आ रहा है, ये चीज आती है fx आ रही, तो इसको इंटीग्रेट करके ये आया, ठीक है, तो इस पे लिमिट लगती है, तो इसको मैंने यहाँ लिखा है, ये जो इसको इंटीग्रेट करके ये आया तो इसको यहाँ लिखा गया। एक बच्चा बोलता है स्क्वायर कहाँ चला गया, अरे भैया इसको इंटीग्रेट करके ये आया, इंटीग्रेशन करने के बाद आप क्या लगाते हो, फिर लिमिट लगाते हो, ठीक है बेटा। वैसे यहाँ पर भी आप क्या काम करोगे, आप इसको पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब आपने इसको देखा, अब आप सब्स्टिट्यूशन करने गए, यहाँ पे देखोगे यार सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अगर हाँ चलो मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आपका 3x आ जाएगा, तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो ऊपर वाली चीज नहीं आ रही, तो हमें दिमाग में क्लिक करना चाहिए, और यहाँ पे हमने देखा ये तो एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है और नीचे दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो आपको दिमाग में सीधा क्लिक करना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन, ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में इसे ब्रेक कर देंगे आप, ठीक है, अपने इस राशि। तो ये आपका कैसा फंक्शन है, इट इज अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, x अपॉन x प्लस 1, इसको लिख लेते हैं, अब फंक्शन इज प्रॉपर rational function so we will write it in its partial fraction form। आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिख दोगे, तो x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, आपका पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म क्या थी आपकी भाई, अगर दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर थे तो आपके दो आर्बिट्री कांस्टेंट आते थे, पहला आता था a के नीचे आप लिख देते थे x प्लस 1 को, फिर प्लस b,
b के नीचे लिखते थे आप x प्लस 2 को। नेक्स्ट काम आपका क्या होता था बच्चे, नेक्स्ट काम आपको क्या होता था, एलसीएम लेते थे। एलसीएम लेने के बाद a को आप x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, b को आप x प्लस नीचे जो इसके नीचे डिनोमिनेटर उससे कर दोगे। इतनी बात क्लियर है। फिर हम क्या करते थे, आपका एक बार x की वैल्यू -1 ले लोगे, एक बार x की वैल्यू -2। -1 लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, -2 लोगे तो क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। ठीक, तो हमने ले लिया लेट x इक्वल्स टू -1, तो क्या हो जाएगा, -1 लेते ही 0 हो जाएगा जी। -1 बराबर a इंटू -1 प्लस 2, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है यार, -1 आ रही है। लेट आपने क्या कर लिया, x की वैल्यू क्या ले ली, -2 लेते ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी यार, तो -2 बराबर b इंटू -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 आ गई। फाइन, इसका मतलब आप क्या करोगे, जो इंटीग्रेशन करना है आपको x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये किसके बराबर हो जाएगा जी, इसको आप पहली इक्वेशन मान लेंगे और इसको मान लेंगे आप दूसरी। तो आप बोल सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 आप x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को क्या लिख सकते हो, a अपॉन एक्स प्लस 1, a कितना बच्चा आपका -1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, 2 अपॉन एक्स प्लस 2। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या होगा, लॉग मॉड एक्स प्लस 1। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस 1 होता है, तो इस जगह माइनस का लॉग मॉड एक्स प्लस 1, और यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, +2 इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस 2 हो जाएगा। बात समझ में आती है तो? अच्छा, इसको अगर मैं एक साथ कंपाइल कर दूं तो पूरे लॉग को एक साथ ले, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बच्चे आपका लॉग एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 1। तो इसको आप लॉग ए माइनस लॉग बी का होता है बेटा, लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स प्लस 1। तो इस पूरे का जो इंटीग्रेशन आया वो कुछ इस फॉर्म में आ गया आपका। बात समझ में आती है इधर आपको? हमने थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टीज भी लगा दी है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, लॉग ए माइनस लॉग ए अपॉन बी होती है। फाइन, तो अब देखिए आप लोग यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन आया, इसका इंटीग्रेशन क्या आया, ये आया, ये आपका क्या था, एफ फंक्शन था, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आया ये, तो जो इसका इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, अगर ये आपका आई है तो नाउ आई इक्वल्स टू व्हाट, आई इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आया बेटा, इसको इंटीग्रेट करा तो निकल के आया आपका लॉग एक्स प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स प्लस 1। अब आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन निकालने के बाद जो भी वैल्यू आती है उस पर हम लगाते हैं लिमिट। यही इसकी पूरी इंटीग्रेशन की क्या होगी, जो इंटीग्रल होगा उसकी वैल्यू होगी। लिमिट तो लगाओगे फाइनली, अभी आपने लिमिट नहीं लगाई, आप लिमिट लगा रहे हैं यहाँ पे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, अपर लिमिट लगा दोगे, लॉग 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 माइनस माइनस, देन आप क्या करोगे, लोअर लिमिट लगाओगे, लॉग 1 प्लस 2 का स्क्वायर नीचे 1 प्लस 1, 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 4 का स्क्वायर, दैट विल बी log 16/3 माइनस log 1 प्लस 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 2, तो log a माइनस log b, फाइनली क्या हो जाएगा, log अगेन 16/3 अपॉन 9/2, log a माइनस b log a अपॉन b, तो क्या हो जाएगा जी यार आपका, ये इट विल बिकम log 32 अपॉन 27। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। हमारे एग्जाम्पल का लास्ट पार्ट देखते हैं। इसमें आपसे बोल रहा है क्या इंटीग्रेट करना है आपको 0 से लेकर π/4 तक sin क्यूब 2t इंटू cos 2t dt, इस फंक्शन को आपने क्या करना है बच्चे, इंटीग्रेट करना है। अब यहां पर आपने देखा यार क्या हम कर सकते हैं, sin क्यूब 2t है और cos 2t है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मैं sin 2t को क्या ले लूं,
टी ले लूं तो क्या आएगा, cos 2t आएगा और cos 2t आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर आप t क्यूब का आराम से क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पार्ट को आप बाहर निकाल लो। आपको इंटीग्रेट किसको करना है, साइन क्यूब 2t। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर नहीं आता तो यार इस एक्सरसाइज में कूदना बेकार है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए हमने क्या करा, लेट कर लिया है, साइन 2t को क्या मान लिया तुमने, इस बार t मत मानना बिकॉज t चल रहा है, इसको मान लो u मान लो, क्या मान लो, x मानना है। अब तो u मान लिया, चलो x मान लेते हैं, तुम्हारी मान लेते हैं, x मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा जी आपका, आप बट डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करोगे, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t करोगे, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में मत कर देना, फिर तो घपला हो जाएगा। तो ये आपका dt है यहाँ पे, तो आपने अगर डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी cos 2t इंटू 2, चेन रूल लगेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx बाय dt। तो ये dt किसके बराबर हो जाएगा बेटा आपका, dx अपॉन 2 cos 2t के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चे ये क्या हो जाएगा आपका, साइन क्यूब t को मैं क्या लिखूंगा, साइन 2t को आप x ले रहे थे ना, तो ये हो जाएगा x क्यूब इंटू कॉस 2t, dt को आपने लिखा dx अपॉन 2 cos 2t। तो cos 2t से cos 2t कैंसिल, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन 4, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा जी आपका 8 हो जाएगा, और x को आप क्या मानोगे वापस से, साइन पावर 4 2t अपॉन, ये आपके पास क्या आया, इसकी इंटीग्रल वैल्यू निकल के आई। बात समझ में आती है? इसको इंटीग्रेशन करने के बाद ये निकलेगा। अब बट मुझे तो यार इसको इंटीग्रेट क्यों ना करना था, मेरे को इंटीग्रेट तो इस फंक्शन को करना है ना, जहां पर लिमिट लगी हुई 0 से π/4। इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर ये आपका i फंक्शन है, दैट इज मतलब इसकी वैल्यू i है 0 से π/4 साइन क्यूब 2t cos 2t, तो ये किसके बराबर होगा, सबसे पहले इसका जो इंटीग्रेशन है वो लिख दो। इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आया बच्चे, साइन की पावर 4 2t अपॉन 8, ये निकल गया। अब इस पे लगा दोगे आप क्या बच्चा, लिमिट 0 से π/4 तक। तो सबसे पहले लगाओगे अपर लिमिट, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू π/4, इस पूरे की पावर हम कर देते हैं 4 अपॉन 8 माइनस साइन 4 2 इंटू 0 अपॉन 8, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 0 होती है, क्या होती है 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। फाइन, यहाँ पर 2 से काटो π/2, साइन π/2 की वैल्यू कितनी 1, कितनी होती है 1, 1 की पावर 4 कितना 1, तो फाइनल आंसर 1/8 आ गया। बात समझ में आती है? पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। एंड यहाँ पर ना हमारा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका ओवर होता है। अब जो अगला क्लास होगा हमारा वो क्या होगा, किस पे बेस्ड होगा, आपका पूरा पूरा एक्सरसाइज हम लोग वहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, पूरी तो क्या आधी जितनी कर लें एक साथ पे, तो वो हम लोग करेंगे। इवन आप भी खुद से ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको चीज समझ में आ रही है तो। आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद क्या करना होता है, फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आई उस पर हम लोग लिमिट लगाते हैं। कैसे, पहले अपर, जहां जहां वेरिएबल है वहां पे आपने पहले अपर लिमिट लगाई, फिर माइनस माइनस साइन बीच में, फिर आप क्या करते हो, फिर से वापस फंक्शन लिखते हो, और जहां वेरिएबल है वहां पे आपने लोअर लिमिट लगा दी, 0 पुट कर दिया। यही हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो यही आपको करना है सर। करिए आप इसके एक्सरसाइज को 7.8 को, जितने हो सके आपसे क्वेश्चन। नहीं होंगे तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।